Hello everyone. Today we are going to start with third chapter of our 12th physics that is kinetic theory of gases जिसे मैं शॉर्ट में KTG कहूँगा और बाद में आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट है, उसे हम आगे अलग से पढ़ने ही वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं KTG दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। देखिए सबसे पहले ना गैसेस क्या है। गैसेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ मैटर। गैस क्या होती है? मैटर की स्टेट होती है। वैसे ही मैटर की और भी स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड है, देन वी हैव लिक्विड स्टेट। गैस की तो बात हम कर ही रहे हैं, इसके साथ और एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। हालांकि प्लाज्मा स्टेट को हमें नहीं पढ़ना है। अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आप अगर आपको याद हो तो उस चैप्टर में स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज है ना, फ्रिक्शन, वो सारी चीज़ों की बात करी थी। अगर बात करें लिक्विड की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जिसमें हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स, याद आ रहा है आपको? पास्कल्स लॉ पढ़ा था। फिर हमने सरफेस टेंशन वगैरह वो सारी चीज़ें देखी थी। विस्कोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कस ड्रैग, बर्नौलीज एक्सप्रेशन वगैरह, बर्नौलीज इक्वेशन है ना, वो सारी चीज़ लिक्विड के केस में डिस्कस की थी। अब आते हैं गैसेस पर और गैस से रिलेटेड वेरियस प्रॉपर्टीज पर। लेकिन डायरेक्टली नाम क्यों नहीं रखा चैप्टर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस ऐसा? वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि गैसेस को स्टडी करने के लिए जो अप्रोच है, वो अप्रोच हम सॉलिड या लिक्विड से नहीं उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए मैं कोई सॉलिड ले रहा हूँ, तो सॉलिड में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, वो दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। इसके कारण क्या होता है, उनके पास अपना एक खुद का साइज और शेप प्रेजेंट होता है। अगर किसी मैटर के पास साइज और शेप ऑलरेडी है, तो कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज जिसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज कौन सी होती है? जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, इंटरनल एनर्जीज वगैरह है। इन प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाना बहुत इजी होता है इन केस ऑफ सॉलिड, जो भी हमारा कन्वेंशनल अप्रोच है उस तरीके से। लेकिन जब बात आती है ना गैसेस की, तो गैसेस में दिक्कत क्या है? दे डू नॉट हैव देयर डेफिनाइट वॉल्यूम। है क्या उनको? उनका कोई डेफिनाइट शेप है क्या? डेफिनाइट साइज है क्या? नहीं है। भाई जिस भी कंटेनर में आप गैस को डाल दो, मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने गैस को डाल दिया, तो कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम बनता है। पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हमारे नेकेड आई से तो हम उनको देख भी नहीं पाते हैं, है ना। उनका ना तो मास ऐसा महसूस कर पाते हैं इतना इजीली। तो यहाँ पर गैसेस के प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, तो क्या कन्वेंशनल अप्रोच से काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। कन्वेंशनल अप्रोच तो यहाँ पे चलने का नहीं। तो फिर क्या करना पड़ता है? तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टर्स एंड उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। जैसे ही माइक्रो लेवल पर, देखिए जैसे ही माइक्रो लेवल पर हम जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को समझेंगे, तो बाय एंड लार्ज पूरे के पूरे गैस को, उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। कौन सी प्रॉपर्टीज को? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को। तो मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पर, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे कौन सी होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? तो द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है ना, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये हो गई मॉलिक्यूलर लेवल की प्रॉपर्टी। देन वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल या ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस कह लीजिए। उसके बाद में हर मॉलिक्यूल के पास उसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन केस ऑफ गैस समझ पाए, तो सारे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उन्हें भी आसानी से समझ सकते हैं। और यही सिग्निफिकेंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। नाम काइनेटिक थ्योरी इसलिए पड़ा है क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वी अज्यूम दैट दे आर ऑलवेज इन मोशन, एंड एनीथिंग विच इज इन मोशन इट डज हैव अ काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई द होल चैप्टर बिलोंग्स टू द नेम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक बार इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आपको अगर मैं बेसिक समझा दूंगा, तो बाकी की जो चीज़ें हैं जहाँ पर हम गैस के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, उसके काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को समझेंगे, और खास करके जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स में इन्हीं कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ। अब बात अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हो रही है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक आइडियल गैस बोलते किसे है, क्योंकि जितनी भी हमारी थ्योरी होगी इस चैप्टर में, वो अप्लाई होगी किसी आइडियल गैस को ही। देखिए किसी भी गैस को आइडियल गैस कब बोला जाता है? अगर वो तीन कंडीशंस को फॉलो करे। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन सेज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज निग्लिजिबल।
निग्लिजिबल। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी वेरी वेरी टाइनी, कि उसका जो साइज है उसको ऑलमोस्ट हम निग्लिजिबल मान सकते हैं। दूसरा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लार्ज, मतलब दे आर फार स्पेस्ड। सो मॉलिक्यूल्स आर फार स्पेस्ड, किसके केस में, आइडियल गैस के केस में। और अगर मॉलिक्यूल्स आर फार स्पेस्ड होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो निग्लिजिबल मान लिया जाएगा। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑल्सो निग्लिजिबल। चलेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट केस है वो है इट ओबेज ऑल थ्री गैस लॉज। पहला गैस लॉ कौन सा है, हमें पता है, इट्स चार्ल्स लॉ। सेकंड इज प्रेशर लॉ, जिसे गेलुजैक्स लॉ भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज अवर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। तो इन तीनों गैस लॉज को फॉलो करना, मॉलिक्यूल के साइज का निग्लिजिबल होना, और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है वो बेसिकली नहीं होना, ये चीज़ें किसी गैस को आइडियल गैस बनाती है। जब मैं बोलता हूँ ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर निग्लिजिबल, इसका मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स ऐसे डायरेक्टली एक्सर्ट नहीं करते हैं। जब वो कांटेक्ट में आते हैं, जब वो एक दूसरे पर कोलाइड होते हैं, तभी फोर्सेस का आदान प्रदान होगा, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी फोर्स इन बिटवीन देम। अब देखिए, क्या नेचर में आइडियल गैस होती है कभी? नहीं, नेचर में आइडियल गैस नहीं होती है। हमारी जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे गैसेस को हम रियल गैस मानते हैं, लेकिन आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज इन रियल गैस के साथ एसोसिएट की जा सकती है। या फिर आप एक तरीके से ऐसे ही बोल दीजिए कि रियल गैस को आइडियल गैस आप मान पाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर ओनली रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस दैट वी अज्यूम। ठीक है। अब देखिए, आइडियल गैस तो हमने समझ लिया, और हमने ये भी देखा कि आइडियल गैस जो होगी वो तीनों तरीके के गैस लॉज को ओबे करेंगी। तो चलो पहले ना इन नटशेल तीनों गैस लॉज को शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं, चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है किसी गैस के लिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है किसी गैस के लिए, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, याद रखना वर्ड क्या यूज हो रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर विच इज मेजर्ड अपॉन अ केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर को अगर हम केल्विन के स्केल में मेजर करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो चार्ल्स लॉ डील विद वॉल्यूम। ओके, देन वी हैव प्रेशर लॉ, जिसे हम गेलुजैक्स लॉ भी बोलते हैं। सो प्रेशर लॉ, प्रेशर लॉ क्या कहता है कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, in case your volume is constant for a particular gas, in that pressure is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा। दिस इज योर प्रेशर लॉ। एंड थर्ड बट द इंपॉर्टेंट लॉ इज बॉयल्स लॉ। क्या है हमारा बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ क्या कहता है, when absolute temperature is constant for a gas, then pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अब आइडियल गैस जैसे मैंने कहा इन तीनों लॉस को फॉलो करते हैं, तो तीनों लॉस को कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, एज वी हैव सीन, pressure is directly proportional to temperature, volume is also directly proportional temperature, and if the temperature is constant, in that case pressure is inversely proportional to volume. So I can directly write PV is directly proportional to T। ठीक है, प्रेशर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो आई एम पुटिंग सम कांस्टेंट हियर विच इज गिवन बाय आर एंड राइटिंग डाउन टी हियर। अब ये जो आर है ध्यान से समझना, दिस आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, इतना याद रखना। अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT, दिस इज वैलिड फॉर 1 मोल ऑफ गैस।
1 मोल ऑफ गैस। लेकिन क्या करें अगर हमारे पास किसी कंटेनर में n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, the same equation will become PV is equal to nRT। ठीक है, चलेगा। अब यहां पर n जो है which I says it's a number of mole that can be written in various form such as, अगर मेरे पास किसी गैस का टोटल मास है m, कैपिटल M क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल मास ऑफ गैस, इफ वी डिवाइड दिस मास बाय मोलर मास, ठीक है, m नॉट क्या हुआ मेरा, मोलर मास, then we get number of moles. Also number of moles can be found by if capital N is total number of molecules of a gas and Na is Avogadro's number, then also their ratio can give you the number of moles. तो यहाँ पर कैपिटल N है वो है number of molecules in a gas and Na is Avogadro's number। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है भैया, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये भी रेशो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे सकता है। तो क्या मैं ऊपर के इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज, देखिए ध्यान से, हियर आई एम राइटिंग पीवी इज इक्वल टू एन के बजाय मैं लिख रहा हूँ टोटल मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, P इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन V। हमने क्या किया है, यहां पर V को लेफ्ट से राइट में डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया है, बचता है हमारे पास RT अपॉन मोलर मास, RT अपॉन मोलर मास। तो यहीं से एक रिलेशन बन के आ रहा है, P इज इक्वल टू M बाई V। क्या होता है, M बाई V इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, डेंसिटी इंटू RT अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां से हम बोल सकते हैं भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल। बात आ रही है समझ में? तो ये एक रिलेशन हो गया। फिर हम और क्या कर सकते हैं, अगर मैं n को कैपिटल N अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इसके फॉर्म में रखूं तो देन PV वुड बी इक्वल टू NRT के बजाय कैपिटल N अपॉन Na इंटू RT लिखना पड़ेगा। नाउ चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज PV इज इक्वल टू कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन Na। एवोगाड्रोस नंबर को मैं R के डिनोमिनेटर में ले रहा हूं एंड दिस इज T। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये जो R अपॉन Na है, दिस रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। सो PV इज इक्वल टू N, दिस वुड बी रिटन एज KB। समटाइम B सफिक्स में रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। NKBT यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ध्यान रखिए, दिस KB इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। कितनी होती है, जूल पर केल्विन। अब ये जूल पर केल्विन कैसे आया, देखिए अगर मैं कहूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गिवन बाय R अपॉन Na, तो R की वैल्यू है जूल पर मोल केल्विन, राइट। और Na क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मोल, 1 मोल के अंदर। सो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो यहाँ पे देखिए मोल मोल तो हो गया कैंसल, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। सो दिस इज द यूनिट फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो हमने PV इज इक्वल टू NRT के अलग अलग मैनिफेस्टेड फॉर्म देख लिए हैं, PV इज इक्वल टू M अपॉन A0 एंड PV इज इक्वल टू NKBT। ठीक है, इससे रिलेटेड ना कई तरीके के क्वेश्चंस जो है वो CET में पूछे जाते हैं एंड उसका बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज होता है। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि PV इज इक्वल टू NRT, ये जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ऑल्सो इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट।
क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रेशर, अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग टेम्परेचर पर जो पर्टिकुलर मटेरियल होता है जनरली वो अलग अलग फेज में एग्जिस्ट करता है, कभी वो सॉलिड में, कभी वो गैस में और कभी वो लिक्विड में। यहाँ पर फिलहाल तो हम गैस की ही बात कर रहे हैं, इसलिए सीधा सीधा उसको आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। जब थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तो इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई एक गैस है, मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर। इस कंटेनर में कुछ एक गैस में रख रहा हूं जिसका इनिशियल प्रेशर है P, वॉल्यूम है V एंड टेम्परेचर है T। अब ये इनिशियल स्टेट होगी तो इसको सफिक्स अटैच कर देते हैं P1 V1 T1। मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, जो कोई एक्स्ट्रा गैस इसमें ऐड कर देता हूँ या सम गैस इसमें से रिमूव कर देता हूँ, या फिर मान लीजिए एक्सटर्नली कुछ टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूँ, प्रेशर या वॉल्यूम में कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इस गैस के जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो बन जाएंगी, मान लीजिए P2 V2 और T2, P2 V2 और T2। ठीक है, अब देखिए P1 V1 T1 और P2 V2 T2, इनके बीच में हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। दोनों ही केस में अगर मान लीजिए मैं P1 V1 T1 को रेफरेंस लेकर चलूंगा तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगा, P1 V1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R T1। और अगर मान लीजिए मैंने कुछ चेंजेस किए प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर के टर्म्स में, तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, P2 V2 इज इक्वल टू n R टाइम्स ऑफ T2। अब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं क्या, तो हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं। फिलहाल हम मान लेंगे कि ये जो क्लोज्ड एनक्लोजर है इसके अंदर मान लेते हैं कि बाहर से कुछ नहीं ऐड नहीं हो रहा है ना रिमूव हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, बस चेंज क्या हो रहे हैं, उनके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है इसमें NR आप देख पा रहे होंगे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इनके कांस्टेंट होने के कारण इक्वेशन क्या बन जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू NR और P2 V2 अपॉन T2 इज ऑल्सो इक्वल टू NR। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे अगर राइट हैंड साइड सेम है तो हम एक कॉमन इक्वेशन ले लेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, राइट। तो ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अगर चार्ल्स लॉ की बात माने तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रेशर क्या है इसमें, कांस्टेंट है, तो यहां से इक्वेशन बनेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। चार्ल्स के केस में अगर मैं प्रेशर लॉ की बात करूं तो प्रेशर लॉ क्या कहता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पे इक्वेशन होगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, और रही बात बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ कहता है भैया जब टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट हो देन इक्वेशन बिकम्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये सारे जो इक्वेशंस है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग CET के क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वेरियस लॉज को फाइंड करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, तो बेसिक कुछ अजम्पशन है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा कि भैया अगर मैं गैस को स्टडी कर रहा हूँ तो ये चीज़ें उसके अंदर इमेजिन्ड है या ये चीज़ें हमें पहले ही कंसिडर करके चलनी है। तो अजम्पशंस जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला जो हिस्सा है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या उसके नेचर से डील करता है, और दूसरा जो हिस्सा है वो मॉलिक्यूल के मोशन के साथ डील करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मॉलिक्यूल का नेचर या स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड बेसिक अजम्पशन है पढ़ लेंगे, यहां से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर नथिंग बट वेरी 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 टाइनी पार्टिकल्स। Second assumption is the gas molecules are rigid and perfectly elastic spheres of very small droplets। मतलब उनका जो साइज है ये जो साइज है वो बहुत छोटा है। दूसरी बात जो है साइज वो भी किस शेप का है, वो है स्पेरिकल शेप का। तीसरा, दे आर परफेक्टली इलास्टिक स्पीयर है, स्पेरिकल तो है लेकिन दे आर परफेक्टली इलास्टिक, तो रिजिड भी है और परफेक्टली इलास्टिक। मतलब अगर आप उसको ऐसे दबाओगे तो इतनी जल्दी मॉडिफिकेशन होगा नहीं उनके साइज और शेप में। और दूसरी बात रिजिड है। अब इस रिजिडिटी को आप ऐसे समझिए, हमारे पास रबर की जहाँ से हम क्रिकेट खेलते हैं वैसी एक बॉल है, और जो छोटे बच्चे फोम जैसे बॉल से खेलते हैं वो भी एक स्पेरिकल बॉल है। दोनों में सबसे ज़्यादा टफ कौन है मॉडिफिकेशन के लिए, रबर की बॉल। वो इतनी जल्दी क्या होती है, मोल्ड नहीं होती है, फोम की बॉल जल्दी से दब जाती है।
तो यहाँ जो रबर की बॉल है वो इलास्टिक भी है एंड रिलेटिवली ज़्यादा रिजिड है। वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करेंगे दे विल बी कंसिडर हाईली रिजिड, इतने जल्दी वो अपना शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एंड सेकंडली दे विल पजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज। यहाँ तक कि आगे जब हम पढ़ेंगे कि गैस किसी प्रेशर किसी कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, उस केस में हम ये भी समझेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पढ़ाई करते समय कंटेनर को भी हम इलास्टिक ही मान लेते हैं। मतलब कंटेनर भी ऐसे मटेरियल से बना है जो रिजिड है और इलास्टिक प्रॉपर्टीज होल्ड करके रखी हुई है। इसके बारे में आगे और भी डिटेल में हम समझेंगे। थर्ड क्या है प्रॉपर्टी? ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड मास। सभी जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल बी ऑफ सेम साइज सेम मास एंड दे विल हैव सेम शेप, जैसे कि स्पेरिकल। फोर्थ प्रॉपर्टी या फिर हम फोर्थ अजम्पशन कह सकते हैं, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विच इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ये है कंटेनर, ओके। तो इस कंटेनर में हमने क्या कर लिए, 5 गैस के मॉलिक्यूल छोड़ दिए इस तरीके से। अब हर एक मॉलिक्यूल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो पांचों मॉलिक्यूल मिलकर उनका वॉल्यूम कितना हो गया? सो दैट वुड बी 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना। लेकिन जब उसको मैं किसी कंटेनर में डालूंगा, तो अगर ये कंटेनर है 5 मीटर क्यूब का, कितना है? 5 मीटर क्यूब, तो हम गैस का वॉल्यूम भी कितना मान लेते हैं? 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर अजम्पशन है वो क्या कह रहा है? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज वी हैव सीन हियर as compared to the total volume of the container which is being occupied by that gas only. फिफ्थ assumption says the intermolecular force of attraction is negligible। तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ फोर्स के कारण किसी भी तरीके से उनमें इंटरेक्शन नहीं होगा, ना तो कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स, ये बातें हमने देख ली थी, ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात बस याद रखना, अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तभी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अदरवाइज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज निग्लिजिबल। देन द मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेस में अगर वो 5 मॉलिक्यूल्स है तो बाद में भी 5 रहेंगे, वो टूट के 10 नहीं बन जाएंगे, है ना। या फिर उस पर्टिकुलर स्पेस में उतने ही मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहा था कि हर मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को मैंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मेरे पास अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब की ही स्पेस है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आकर बैठ सकते हैं? ओनली 5 मॉलिक्यूल्स। तो जो डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, या एक तरीके से कह लीजिए नंबर डेंसिटी, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। गिवन स्पेस में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इस नंबर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर डेंसिटी का आगे हमें बहुत काम है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ध्यान में रखना है। चलो, तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड अजम्पशन पढ़ लिए। अब बात करेंगे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड अजम्पशन। हम हमेशा मानेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल्स है इट विल ऑलवेज बी इन अ रैंडम मोशन। मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेंगे मॉलिक्यूल, दे विल बी रैंडमली रोमिंग इन दैट पर्टिकुलर गिवन कंटेनर और एनी स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट अजम्पशन. Assumption says the molecule are always in the state of random motion and such random motion is known as Brownian motion। केमिस्ट्री में भी इसका रेफरेंस आता है। ब्राउनियन मोशन में क्या होता है? कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, वो कौन से भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ड्यू टू देयर थर्मल एजिटेशन, है ना। सो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। एंड इन केटीजी वी इमेजिन और वी अज्यूम दैट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर केओस। ठीक है, कोई किसी पर भरोसा नहीं है, हर जगह अपने अपने इच्छा से अपने अपने मन से मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं। सेकंडली, ड्यू टू रैंडम मोशन मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जाहिर सी बात है, सच कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड हेंस नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेकन प्लेस ड्यूरिंग द कोलिजन। अब दो पार्टिकल या दो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, और अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो लास्ट ईयर हमने 11th में समझा था कि परफेक्टली इलास्टिक अगर कोलिजन है तो उस केस में देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वो तो इक्वल होगा ही, लेकिन देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स। thirdly, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस पर भी हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट अजम्पशन में क्या बोला है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट
फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, दैट विल ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। देखिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली क्या है, वाइब्रेट हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टेम्परेचर। नाउ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। रही बात, देखिए टेम्परेचर की डेफिनेशन ही क्या होती है, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर से एसोसिएटेड है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाउ the time spent for collision is very small as compared to time interval between successive collision। दो मॉलिक्यूल्स है ऐसे, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मान लीजिए इसने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये डिस्टेंस ट्रैवल करके कोलिजन करने में उन्हें मान लेते हैं लग रहे हैं 2 सेकंड्स। ठीक है, तो वो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उन्होंने 2 सेकंड में कवर किया। यहाँ से भी वैसे ही हुआ, लेफ्ट एंड राइट दोनों में। जब एक्चुअल कोलिजन हुआ तो दे गेट कोलाइडेड एंड गेट सेपरेटेड। कोलिजन ऐसे हुआ एंड दे गेट सेपरेटेड। तो ये जो प्रोसेस हुई कोलिजन होकर सेपरेट होने की, ये हो सकती है 0.001 माइक्रो सेकंड में ही हो गई। ठीक है, 0.001 माइक्रो सेकंड में ये प्रोसेस हो गई। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि time spent for collision is very small as compared to the time interval between the successive collision. Then between two successive collision a molecule travels a straight path and it travels that straight path with some constant velocity. That path is called as free path। मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकला वैसे जा रहा है, अगर जब दूसरा एक मॉलिक्यूल इससे टकराएगा तो इन सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा दैट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट डिस्टेंस, और उसे उन्होंने नाम दिया है फ्री पाथ। यहीं से डेफिनेशन आती है फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ की। देखिए फ्री पाथ किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे द स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल ऑफ गैस between two successive collision। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया है, ये है हमारा कंटेनर और मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल स्ट्रेट जा रहा था अपने स्ट्रेट लाइन पर, वहीं से किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी भिड़ंत हो गई, तो यहाँ हुआ कोलिजन के कारण मॉलिक्यूल ने डायरेक्शन चेंज की। फिर कहीं जाके उसका कोलिजन हुआ, तो यहाँ पहला इवेंट और दूसरा इवेंट ये दो कोलिजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है मॉलिक्यूल ने उसे हम कहते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे पहला फ्री पाथ है, इट इज लैम्बडा 1। मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल ये फ्री पाथ है 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट टाइम जब वो किसी अलग डायरेक्शन में चल रहा था और फिर से उसका कोलिजन हुआ, तब फ्री पाथ है लैम्बडा 2 और ये हो सकता है 15 सेंटीमीटर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सिमिलरली वो आगे बढ़ा, फिर उसका कोलिजन हुआ। तो ऐसे अलग अलग पाथ पर जब वो चलता रहा तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इट हैज ट्रैवल्ड स्ट्रेट एंड दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्री पाथ एज वी हैव रिटन हियर। नाउ देयर इज मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या चक्कर है भैया, सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the molecule between two successive collisions, जैसे मैं समझाता हूं, मान लीजिए मॉलिक्यूल यहां से निकला और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर बाद में दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया। टकराने के बाद वो आगे चला और यहाँ पे कहीं जाके वो किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराया। पहला डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 10 सेंटीमीटर, दूसरा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो बार सक्सेसिव कोलिजन हुए और दोनों बार अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, तो आप कैसे निकालोगे एवरेज? 10 + 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 30/2 विच इज 15 centimeter. So I can say my 15 centimeter is basically the average distance that has been traveled by that molecule between two successive collision। तो इसका जो फॉर्मूला है
मीन फ्री पाथ का, वो क्या हो जाएगा लैम्बडा, इसको भी मीन फ्री पाथ को भी लैम्बडा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय समेशन ऑफ ऑल फ्री पाथ्स ड्यूरिंग गिवन नंबर ऑफ कोलिजन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। यहाँ पर जो कैपिटल एन है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कोलिजन, बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट। सेकंडली, चाहे फ्री पाथ हो चाहे मीन फ्री पाथ हो, इन्हें मेजर करने के लिए हम यूनिट कौन सा यूज करते हैं, ऐसा है मीटर, ठीक है। सो मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ इट इज गिवन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मीटर। चलो लेट्स मूव अहेड। अब आगे हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन मीन फ्री पाथ दैट इज लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर डेंसिटी। जैसे मैंने बोला था ना, दिस मॉलिक्यूलर डेंसिटी या नंबर डेंसिटी इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। चलो समझते हैं पहले। मान लो मेरे पास इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, चलेगा। दिस इज मूविंग लाइक दिस, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। एक दूसरा मॉलिक्यूल है, अब चूंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज होने चाहिए, तो मैं वैसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी जा रहा था मान लीजिए ऊपर की दिशा में, इसका ये है डायरेक्शन। अब मान लो कि दोनों आकर कोलाइड होंगे या नहीं, यह हमें कैसे समझ में आएगा। तो पहला मॉलिक्यूल अगर आप देख पा रहे हो, तो मान लेते हैं कि पहला मॉलिक्यूल जब यहाँ पर आया था तो दूसरा मॉलिक्यूल अभी पहुंचा नहीं है, वो यहीं तक पहुंचा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला मॉलिक्यूल आगे निकल जाएगा, तब दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है उसे क्रॉस करे, और जरूरी नहीं कि कोलिजन हो। अब पहले मॉलिक्यूल का कोलिजन शायद यहाँ पे कहीं होगा, और ये जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है उसका कोलिजन यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पर बीच में जो कोलिजन है वो मिस हो चुका है। इसका एक मतलब ये भी है कि जो फ्री पाथ है पहले मॉलिक्यूल का और ये दूसरे मॉलिक्यूल का, वो अभी फिलहाल ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है। अगर मैं एक काम कर दूं, दोनों मॉलिक्यूल के डायमीटर को बढ़ा दूं, ठीक है, दोनों के ही डायमीटर को बढ़ा दूं, तो अब क्या हो जाएगा। भैया सीधी सी बात है, ये मॉलिक्यूल जब यहाँ तक पहुंचा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जैसे कि थोड़ी देर पहले हुआ था, और ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे पहुंचा होगा उस समय। यहाँ पे पहुंचने के साथ साथ चूंकि दोनों के डायमीटर बड़े हैं, तो दोनों के बीच में कोलिजन होना लाजमी है। और अगर कोलिजन हुआ तो पहले केस में जैसे वो दूर तक ट्रैवल कर रहे थे, उतने दूर तक विदाउट कोलिजन ट्रैवल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इस केस पे क्या हो गया, इस केस में जो आपका मीन फ्री पाथ है वो डिक्रीज हो गया, राइट। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं ना कि ये जो डायमीटर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो अगर बड़ा होगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगी। तो यहाँ से जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ऐसे आता है कि ये जो मीन फ्री पाथ है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। ये है हमारा पहला रिलेशन। और दूसरा, जैसे कि हमने कहा था विथ रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट इज डायमीटर। अब दूसरा रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी। अब मॉलिक्यूलर डेंसिटी मतलब क्या है, तो ये अगर मेरा कंटेनर है, ध्यान से समझना बेटा, ये अगर कंटेनर है तो कंटेनर में मान लेते हैं 4 ही मॉलिक्यूल्स है, तो इनकी जो एक दूसरे के साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज अ बिट लेस, ठीक है। लेकिन अगर इस 4 के जगह में 40 मॉलिक्यूल डाल दूँ तो इसका मतलब है नंबर डेंसिटी मैंने बढ़ा दी या मॉलिक्यूलर डेंसिटी बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोलिजन भी बहुत जल्दी होंगे। पहले जब कोलिजन फास्ट नहीं हो रहे थे उस केस में जो लैम्बडा है, जो मीन फ्री पाथ है, वो ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन चूंकि अगर कोलिजन इतने फ्रिक्वेंटली हो जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे मॉलिक्यूल। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने से पहले ही कहीं तो जाके क्या होने वाला है, उनके बीच में कोलिजन होने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लैम्बडा इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी या नंबर डेंसिटी। दिस इज गिवन बाय लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, ठीक है। अब यहाँ से हम इन दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, ये जो दो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली विथ डी स्क्वायर एंड इनवर्सली विथ ρ। तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे और एक्सपेरिमेंटली एम्पिरिकली जो कांस्टेंट निकल कर आता है वो होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ पाई। बचा क्या है हमारे पास, 1/d² एंड ρ। ये वैसे का वैसे ही है। अब ये जो ρ है, ρ इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। यहाँ कैपिटल V जो है इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज योर मॉलिक्यूलर डेंसिटी। सो कैन आई रिप्लेस दिस रो बाय n/v? यस। सो लैम्बडा इज 1/√2, पाई बाहर है,
1/d² इंटू n अपॉन v। ये एक रिलेशन है मेरे पास, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी नो PV इज इक्वल टू स्मॉल n RT, जहाँ पे n क्या था, n वॉज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस n को मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये भी हमने पहले देखा है, राइट। सो कैन आई से P is equal to n upon v, P is equal to n upon v, this is R upon Na, yes, multiplied by T। अब हमें पता है भैया R upon Na क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां मैं लिख सकता हूं P is equal to कैपिटल N upon v मल्टीप्लाइड बाय हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T। तो ये n by v क्या हो गया, n by v इज नथिंग बट P अपॉन KBT, P अपॉन KBT। तो चलो इस रिलेशन में रखते हैं लैम्बडा के, क्या हो जाएगा भैया, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 इंटू पाई 1/d² इंटू, देखिए P यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, KBT जो डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा KBT, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है, ये जो लैम्बडा है ध्यान से समझना, दिस इज मीन फ्री पाथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, एंड लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये दो चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर दिखाई दे रहा है और लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। हालांकि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² तो है, डी के साथ वो उसका रिलेशन क्या था वो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, this will be again very helpful while solving entrance examination वाले questions। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है और यहाँ से भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो गैसेस के टर्म्स में जो वेलोसिटी हम यूज करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए वो होगी VRMS या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन क्यों लेते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसे समझने के लिए हमें मीन वेलोसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी को पहले देखना पड़ेगा। चलो मान लो बेटा कि ये है भैया हमारा कंटेनर, इसके अंदर मैं सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, तो हर मॉलिक्यूल जो है एज पर अजम्पशन इट विल हैव सम रैंडम वेलोसिटी। अब ये जो रैंडम वेलोसिटी होगी ये किसी के लिए v1 है तो किसी के लिए v2 है, किसी के लिए वो v3 है, v4 है एंड सो ऑन। तो मीन वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, जिनकी भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे। सो व्हेन आई एम राइटिंग v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 plus v3 and that will goes on up to v capital n is total number of molecule divided by here capital N, ठीक है। अब देखो चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो व्हाइल डूइंग देयर समेशन डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, मान लीजिए किसी कंटेनर में, फिर से समझाने के लिए मैं यहाँ पर कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूँ और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कंटेनर में मैं 4 मॉलिक्यूल कुल ले रहा हूं, दीज आर 4 मॉलिक्यूल्स। मान लो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड मॉलिक्यूल इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड। नाउ अदर 2 molecules they are moving in x negative direction, that is exactly opposite to first and second molecule, and one is having velocity of 10 meter per second, another is having velocity of 20 meter per second. It is just for understanding I am taking this. Now what will be the value of mean velocity in that case? So अगर डायरेक्शन कंसिडर करें और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ही वैल्यूज को मेंशन करना पड़ेगा। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितने भी वेलोसिटीज है दे विल बी टेकन पॉजिटिव एंड अदर्स विल बी नेगेटिव हियर। सो आई विल बी टेकिंग 10 plus 20 and again minus 10 minus 20 divided by how many numbers of molecules are here, 4. So basically न्यूमरेटर तो यहाँ पे वैसे ही 0 होके जा रहा है, 0/4 इज 0। सो क्या हमारी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी आ गई 0? ओके आ गई 0। लेकिन इन रियलिटी ये सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है भले ही मैं उनकी मीन वेलोसिटी को 0 लिख रहा हूँ फिर भी दे विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी।
होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर है और एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होने के कारण तो काइनेटिक एनर्जी को भी 0 आना चाहिए था। आ रही है क्या? नहीं। तो ये जो मीन वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे इस पर्टिकुलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को सूट नहीं करता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी की तरफ। अब ये क्या चक्कर है? तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर मैं लिख रहा हूँ v का स्क्वायर, सो इट इज एक्चुअली द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वेलोसिटीज एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये एक तरीके से मीन ही है, बट स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का मीन है। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड दिस विल गोज ऑन अप टू nth नंबर का पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज n। लेकिन अगर मैं पहले एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब ये जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है उसी को अगर कंटिन्यू कर दूं, तो देखते हैं मीन वेलोसिटी कितनी आएगी। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस, अब ये जो है वो है -10 जो पार्टिकल था मेरा, लेकिन उसका स्क्वायर भी प्लस ही आएगा, चलेगा। देन -20 उसका स्क्वायर भी निकल कर तो प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस वाले किसी भी डिजिट का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। डिवाइड बाय लेट से 4। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा? दिस इज 100, दिस इज 400, 100 प्लस 4 100, yes 100 plus 400 is 500, again this will be 500, so 500 plus 500 is 1000, 1000 divided by 4 would be 250, right? So this is 250, v का स्क्वायर है 250 एंड वी आर नॉट इन सर्च ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एवरेज वैल्यू चाहिए जो रिलायबल हो। अब इसके आगे हम आते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे, जो होता क्या है? इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से समझना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हमने 250 निकाला था ना, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और आगे जाके देखना वो कैसे हमारे काम की चीज निकलती है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है VRMS। VRMS किसी बुक में आपको ये CRMS से भी ऐसे रिप्रेजेंट करके मिलेगा। ठीक है, अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम VRMS या CRMS यूज करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इसे? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो आई एम सिंपली टेकिंग हियर इट एज VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अगेन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दिस विल गोज ऑन अप टू nth नंबर का पार्टिकल दैट इज vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. n is again number of molecules here. Here n is not number of collision, they are number of molecules. अलग अलग molecules को लेकर हम इसे करते हैं। तो जैसे पहले थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी वी स्क्वायर की? 250। तो चलो यहाँ पर करके देखते वी आर एम एस कितना होगा। सो अंडर रूट ऑफ अगर 250 किया जाए, व्हाट दैट वुड बी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 250 अगर आप देखो तो वो किसके स्क्वायर के नियर है? अगर 15 का अगर आप स्क्वायर करो सो दैट वुड बी 225, 16 का करते हो तो 256, मतलब ये 15 और 16 के बीच में होना चाहिए। सो इट इज नियरली 15.8। सो 15.8 मीटर पर सेकंड कैन बी मीन वेलोसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर केस हियर, बराबर है, क्योंकि 10 और 20 के बीच में ही हमारी मीन वेलोसिटी आ रही है। एंड दिस फैक्टर सीम्स रिलायबल टू मी व्हाइल स्टडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एक पूरे गैस के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके लिए जो वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं हाफ mv स्क्वायर के फॉर्मूले में, दैट v वुड बी VRMS। तो VRMS इज एन ऑप्शन व्हाइल स्टडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी को हम आगे बढ़ा के लेते जाएंगे। यहाँ एक और छोटी सी चीज़ है, रेफरेंस के लिए आई है तो मैं लिख रहा हूँ। देखिए VRMS को हमने थोड़ी देर पहले समझा था, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड दिस विल गोज ऑन अप टू vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये हमें पता है। अगर मैं VRMS का स्क्वायर ले लूँ तो क्या हो जाएगा? यहीं पर लेकर देखता हूँ। चलो, सो VRMS का स्क्वायर इज नथिंग बट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दिस विल गोज ऑन अप टू vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ n मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड दिस विल गोज ऑन अप टू nth नंबर के पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ना,
दिस विल बी हेल्पफुल जब हम प्रेशर का रिलेशन डिराइव करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वहाँ पे ये चीज़ हमारे खास काम में आने वाली है। दूसरी चीज़ जो है VRMS, इसका और एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास फॉर अ पर्टिकुलर गैस। इस फॉर्मूले को भी हम आगे चल के डिराइव करेंगे, बट इतना समझ लो यहाँ पर कि हमारा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। ये चूंकि VRMS अभी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की है। एक काम कर लेते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, उसे सॉल्व कर लेंगे, एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का जो डेरिवेशन है विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसे आगे हम पढ़ेंगे। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज इंपॉर्टेंट एज वेल, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल ये छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या दिया है भैया न्यूमेरिकल? The velocities of four molecules of a perfect gas are 2 meter per second, 4 meter per second, 5 meter per second and 6 meter per second respectively. The difference between their RMS speed and the average speed. अब देखो डिफरेंस पूछा है किसमें? VRMS और V एवरेज, जिसको हम मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं ना, वो। सो मीन वेलोसिटी एंड RMS वेलोसिटी के बीच में हमें डिफरेंस पूछा है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। सो V एवरेज क्या होता है? सारे वेलोसिटी को ऐड कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वी हैव बीन गिवन 4 मॉलिक्यूल्स हियर, जिनकी अपनी अपनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 एंड 6 मीटर पर सेकंड। तो चलो ऐड कर लो, दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4. So how much it would be? So 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12 and 12 plus 5 is 17. So 17 by 4 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू है? एवरेज की। चलिए RMS फाइंड करते हैं। तो VRMS कितना होता है? VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, अगेन डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ऊपर क्या आ जाएगा एडिशन? 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 25 इज 45, 45 प्लस 36 इज 81। सो 81 डिवाइडेड बाय 4 वी हैव। अगर इसको बाहर लेके आ जाएंगे रूट के तो ये होगा 9/2। ठीक है, चलो VRMS कितना मिला है हमें? 9/2 माइनस एवरेज कितना मिला है? 17/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 इंटू 4 इज 36 minus 17 into 2 is 34 divided by 8. So that is 2/8. 2/8 is 1/4 which is 0.25 meter per second and our option D is correct option. ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो हमने देख लिए है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो है अजम्पशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर 1 या 2 साल में एक आध ना एक क्वेश्चन होता है, तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेकंडली मीन फ्री पाथ को हमने देखा था और अलग अलग जो वेलोसिटीज़ होती है उन्हें भी समझा था। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम VRMS या CRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।